और लोगों को ये अंदाजा हुआ कि ये जो पूरी कायनात है ये फिजिक्स की लॉज के हिसाब से चलती है, इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स है, इसके पीछे कोई साइंस है और कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले एथेंस, जो कि कदीम यूनान यानी कि एंशियंट ग्रीस का एक शहर था, वहां पर एक मैला कुचैला सा शख्स लोगों को रास्ते में रोककर अजीबो गरीब सवाल पूछता। वो लोगों से पूछता कि ट्रूथ यानी सच्चाई क्या है, मोरालिटी यानी कि इखलाकियात क्या हैं। वो ना सिर्फ सवाल पूछता बल्कि लोगों को सवाल पूछने के लिए भी उकसाता, क्योंकि उसको लगता था कि लोग एक पर्पसलेस, एक मीनिंगलेस जिंदगी गुजार के चले जाते हैं और उनकी सोच भी सिर्फ एक तरफा होती है। जानते हैं दोस्तों, ये शख्स कौन था? ये शख्स एक ऐसा ब्रिलियंट माइंड था जिसने वेस्ट यानी मगरिब में फलसफे की बुनियाद रखी। ये शख्स था सोक्रेटिस, जिसको हम सुकरात के नाम से भी जानते हैं। सोक्रेटिस के साथ क्या दिल दहला देने वाला वाकया हुआ, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वैसे तो आप लोगों ने बड़े बड़े फलसफियों के नाम सुने होंगे, प्लेटो, एरिस्टोटल, नीचा, हेडेगर, मार्कस ऑरेलियस, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। लेकिन जब इनका फलसफा पढ़ने की बात आती है तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि फलसफा उनके सर के ऊपर से गुजर जाता है। इतनी गहरी एब्स्ट्रैक्ट बातें ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आती, लिहाजा लोग वहीं हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। आज मैं आपको इल्मो दानिश के, नॉलेज के, विजडम के, दानाई के, इंटेलेक्ट के एक ऐसे सफर पर लेके जाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो में इतनी लर्निंग है आप लोगों के लिए कि आपको मजा आ जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको तारीख के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं उनसे मिलवाने वाला हूं। उनकी गहरी मुश्किल बातें आसान जबान में आप लोगों को समझाने वाला हूं। वो लोग जो फलसफे की तारीख को जानना चाहते हैं और इसके बारे में गहरी समझ हासिल करना चाहते हैं, वो आज की वीडियो जरूर देखें। इट विल बी अ जॉय राइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम लोग फलसफे की तारीख की बातें करें, फलसफियों की बातें करें, पहले ये तो समझें कि फलसफा आखिर होता क्या है। व्हाट इज फिलॉसफी? बदकिस्मती से फलसफे की कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, लिहाजा ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको इनडायरेक्टली समझाना पड़ेगा। लेट मी गिव इट अ शॉट। फलसफे की जबान में इंसान एक महदूद यानी कि फाइनाइट बीइंग है, जो स्पेस एंड टाइम यानी कि ज़माओ मकाम में कैद है। परेशान न होए, आसान जबान में इसका मतलब यह है कि इंसान को पता है कि एक दिन वो मर जाएगा और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मौत की ये सोच इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि इस जमीन पे जो उसके पास थोड़ा सा वक्त है उसको कैसे गुजारना है। मौत की ये सोच इंसान के अंदर डर भी पैदा करती है। उसे हर वक्त डर लगा रहता है कि उसके अपने उससे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा उसे इस बात का भी डर लगा रहता है कि मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में क्या होगा। ये सारे डर हमें एक खुशबाश जिंदगी गुजारने से रोकते हैं। ऐसे में अपने डर को दूर करने के लिए इंसान ने हमेशा दो चीजों के सहारे लिए हैं, एक रिलीजन और दूसरी फिलॉसफी यानी कि मजहब और फलसफा। लेकिन इन दोनों चीजों के तरीकेकार बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मजहब, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इंसान को मौत के खौफ से बचाते हैं ईमान यानी फेथ की ताकत के जरिए। ये दोनों बड़े मजाहिब ये सिखाते हैं कि अगर हमारा खुदा पर ईमान होगा तो वो जन्नत में हमारे सारे प्यारों से हमेशा के लिए मिलवा देगा। फलसफा हमें बचाने की कोशिश करता है अक्ल और मंतक यानी कि लॉजिक और रीजनिंग के जरिए। वो हमें मजबूर करता है सवाल उठाने के लिए ताकि हम जिंदगी के उन सवालों का जवाब ढूंढ सकें जो हमें परेशान करते हैं और हमारी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने थोड़ी सी ज्यादा अटेंशन देनी है, क्योंकि अब मैं आपको फिलॉसफी की डेप्थ में लेके जा रहा हूं। फलसफे के बुनियादी तौर पर 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है थ्योरी, जिसके जरिए हम रियलिटी यानी सच्चाई की नेचर जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी है एथिक्स। ये काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि इसके जरिए हम समझ पाते हैं कि हमें मुआशरे में कैसे रहना है। तीसरी स्टेज है विजडम या सैल्वेशन, जो हमें अपनी जिंदगी को एक मानी, एक मीनिंग, एक पर्पस देने में मदद करती है। वेस्टर्न थॉट की तारीख की बात करें तो ये 5 स्टेजेस में तकसीम है और इसका स्टार्ट हुआ एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी से।
और वो पहली फिलॉसफी जिसने इन तीनों स्टेजेस को पहली दफा यूटिलाइज किया था वो थी स्टोइसिज्म। ये कदीम यूनान के बाअसर तरीन फलसफों में से एक है जिसको जीनो ऑफ सीटियम ने 3rd सेंचुरी बीसी में अपनाया। स्टोइक्स के मुताबिक ये कायनात एक जानवर की तरह थी जिसका हर एक हिस्सा एक ऑर्गन की तरह था जो उसको मूवमेंट में रखने में मदद देता था। इसका नतीजा था एक परफेक्ट नेचुरल ऑर्डर, एक ऐसा सिस्टम जिसका हर हिस्सा दूसरे से हम आहंग है, एक परफेक्ट बैलेंस में है। इसको स्टोइक्स ने कॉस्मोस का नाम दिया। इसकी मिसाल स्टोइक्स के नजरिए से इंसानी जिस्म और हमारे माहौल की दी जा सकती है। उनके मुताबिक हमारे जिस्म और हमारे एनवायरनमेंट का डिजाइन इतना परफेक्ट है कि इसके जरिए हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आंखों के जरिए दुनिया को देख सकते हैं, टांगों के जरिए चल सकते हैं और अपनी जहानत के जरिए बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। और चूंकि ये नेचुरल ऑर्डर पहले से ही परफेक्ट है, इसीलिए किसी भी इंसान का अल्टीमेट गोल यह है कि इस नेचुरल ऑर्डर के अंदर अपनी जगह को तलाश कर ले। अब ये तो हो गई दोस्तों थ्योरी की बात। स्टोइक एथिक्स ये कहती है कि जो चीज इस परफेक्ट ऑर्डर के खिलाफ है वो गलत है और जो इसके साथ हार्मनी में है वो सही है। अगर आपको एक एथिकल इंसान बनना है तो इसी नेचुरल ऑर्डर के हिसाब से आपको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी होंगी। ऑफ कोर्स मॉडर्न माइंड के हिसाब से इस फलसफे की वजह से बहुत से समाजी और सियासी मसाइल पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोइक फिलॉसफी ये कहती है कि अगर आप स्लेव पैदा हुए हो, आप एक गुलाम हो, तो उसको एक्सेप्ट कर लो क्योंकि नेचुरल ऑर्डर में आपकी असल पोजीशन यही है और आप इसको बदल नहीं सकते। सैल्वेशन के बारे में भी स्टोइक्स की अजीबो गरीब सोच थी। वो कहते थे कि अगर आप कायनात के नेचुरल ऑर्डर से हम आहंग हो, उसके साथ हार्मनी में हो, बैलेंस में हो, तो मौत जैसी कोई चीज आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहते थे कि जब हम मरते हैं तो दरअसल वो मौत नहीं बल्कि हम सिर्फ एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होते हैं इसी नेचुरल ऑर्डर में, और ये नेचुरल ऑर्डर इटर्नल है, यानी कि हमेशा कायम रहेगा। लिहाजा मौत हमारी कॉस्मोस में इस जर्नी, हमारे सफर के लिए सिर्फ एक रास्ता है। वेस्टर्न फिलॉसफी की जो दूसरी बड़ी स्टेज थी वो थी क्रिश्चियनिटी। अगरचे क्रिश्चियनिटी कोई फलसफा नहीं, लेकिन उसने कदीम यूनान के फलसफे की जगह ले ली। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हम लोग फिर से फलसफे की 3 स्टेजेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि थ्योरी, एथिक्स एंड सैल्वेशन। सबसे पहले क्रिश्चियन थ्योरी ने लोगोस, जिसका मतलब है रीजन और मंतक, इसके कॉन्सेप्ट को बदला। लोग समझते थे कि कायनात के अंदर ही लॉजिक और रीजन छुपी हुई है, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने कहा कायनात में नहीं, जीसस क्राइस्ट ही लोगोस हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। सडनली लोगों ने यह मानना शुरू किया कि कायनात जैसा एक स्ट्रक्चर बेमानी है और सारी अकल और मंतक एक ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी शख्स के पास है। लोगों ने कहा कि भाई ये सवाल उठाना छोड़ो, ये अकल वकल की बातें छोड़ो, बस ईमानी ताकत का इस्तेमाल करो, ईमान ही सब कुछ है। एक तो क्रिश्चियनिटी ने ग्रीक्स का जो नेचुरल हायरार्की वाला कॉन्सेप्ट था उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। ग्रीक्स के मुताबिक जो नेचर है, यानी कि जो कुदरत है, वो हम लोगों को अनइक्वली गिफ्ट करती है। यानी कि कोई ज्यादा खूबसूरत होता है, कोई ज्यादा ताकतवर होता है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ग्रीक्स का मानना यह था कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, और ये इस बात का सबूत है कि कुछ लोग पैदा ही होते हैं लीड करने के लिए। दे आर बॉर्न टू लीड एंड अदर्स टू फॉलो। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने कहा कि ये सब इनइक्वालिटीज इनसिग्निफिकेंट है, ये बेकार बात है, ये बकवास बात है। हर शख्स के पास फ्रीडम है, आजादी है अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। वेस्टर्न एथिक्स में ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी ना क्रिश्चियनिटी, ये उन वक्तों के हिसाब से एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था। दूसरा जो इनोवेटिव आइडिया था क्रिश्चियनिटी का वो ये था कि इंसान का जो इंटरनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो बाहर का जो मादी वर्ल्ड है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि जो क्रिश्चियनिटी के पहले पहले साल थे उसमें लोग शहीद होके बहुत खुश हुआ करते थे, वो शहादत की दुआएं मांगते थे, क्योंकि उनके लिए इंसान का जो खुदा से ताल्लुक था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो तीसरा इनोवेटिव आइडिया क्रिश्चियनिटी लेकर आई वो थी ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसान को सबसे ऊपर रखना, उसको सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में जगह देना। क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक खुदा के सामने सब बराबर हैं, इसीलिए जो इंसानी रेस है वो सब इक्वल है, वो सब बराबर है। फाइनली जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन था वो भी उस जमाने के हिसाब से नया था,
क्रिश्चियनिटी ने अपने फॉलोअर से यह वादा किया कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा और ये जिंदगी हमेशा के लिए होगी। इट विल लास्ट टिल एटर्निटी। और इस जिंदगी में तुम अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दोबारा हासिल कर लोगे, अपने प्यारों से, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा के लिए जी सकोगे। लेकिन दोस्तों 16वीं और 17वीं सदी में इंसानियत के रियलिटी को लेके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उसको इंसान ने ही तबाहो बर्बाद कर दिया। साइंस के जरिए इंसान ने पुराने फरसूदा मजहब परस्त रिवायात को खैर बात कह दिया। ये वो दौर था जब कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज किया और उसने क्रिश्चियन चर्च को यह बताया कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है बल्कि सन यानी कि सूरज है। यही वो दौर था जब गैलीलियो पैदा हुआ, आइजैक न्यूटन पैदा हुआ और लोगों को यह अंदाजा हुआ कि ये जो पूरी कायनात है ये फिजिक्स की लॉज के हिसाब से चलती है। इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स है, इसके पीछे कोई साइंस है और कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों इस बात का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है कि सोच के इतने बदलाव की वजह से इंसानियत के अंदर कितना डर पैदा हो गया होगा। जाहिर सी बात है कि एक चीज जिसके ऊपर आपका इतना ईमान था, जिसके ऊपर आपको इतना यकीन था, वो ही गलत साबित हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। इंसानों को उस दौर में पता लगा कि ये कायनात इनफाइनाइट है, यानी कि इसकी कोई हद नहीं। लिहाजा इंसानों को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब उसको एक नई सोच, एक नए फलसफे, एक नए एथिकल ऑर्डर की जरूरत है ताकि इतनी बड़ी कायनात में वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी जगह, अपनी शनाख्त को तलाश कर सके, अपनी सेल्वेशन हासिल कर सके। और ये था स्टार्ट वेस्टर्न थॉट की तीसरी स्टेज का, जिसको ह्यूमनिज्म कहते हैं। ह्यूमनिज्म की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच फिलोसोफर डेकार्ट से। डेकार्ट साहब की आपने एक मशहूर स्टेटमेंट तो सुनी ही होगी, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मेरी सोच ही मुझे मेरे वजूद का यकीन दिलाती है, मेरी सोच ही मेरे वजूद की, मेरे एग्जिस्टेंस की पहचान है। डेकार्ट के अंदर एक क्रिटिकल स्पिरिट थी जिसकी वजह से उसने जो सारे पुराने बिलीव्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया और रियलिटी को लेके एक फ्रेश इंक्वायरी का आगाज किया। इसी दौर में एक और कमाल का फिलोसोफर यान याक रूसो भी सामने आया, जिसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। रूसो ने इंसान को ही इस पूरी कायनात का सेंटर बना दिया और इंसान के ऊपर ही इंक्वायरी शुरू की। उसने कहा कि हम अपने आप को समझ के ही इस कायनात को समझ सकते हैं। रूसो का कहना था कि इंसान जानवर से बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो चीज हमें जानवर से अलग करती है वो है परफेक्टिबिलिटी। उसका कहना था कि जानवर प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी कि उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है। बिल्ली कभी घास नहीं खाती, इसी तरह जिराफ कभी गोश्त नहीं खाता। जबकि दूसरी तरफ इंसान के पास भरपूर आजादी है अपने आप को बेहतर करने की, अपने आप को चेंज करने की। हम लोग कुछ भी कहा सकते हैं, हम लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हम लोग एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हैं, हम लोग आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, हम लोग अदाकार भी बन सकते हैं। वी कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग। लेकिन ह्यूमनिज्म को भी जनाब सैल्वेशन तो चाहिए, एंकर तो चाहिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो चाहिए। अब इसको हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने जमीनी मजाहिब का सहारा लिया। ये ऐसे मजहब थे जिनमें खुदा की बजाय इंसान की अहमियत थी, जैसे कि कम्युनिज्म, साइंटिज्म और पेट्रियोटिज्म। इन सब आइडियोलॉजीज के फॉलोअर्स को यह लगता है कि ये इंसानी वजूद को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। रूसो का इंसान की आजादी के हवाले से जो एक बहुत ही यूनिक और नया कॉन्सेप्ट था, उसने एक बहुत ही अहम सवाल को जन्म दिया। वो ये कि अगर इंसान को इतनी आजादी हासिल है तो वो एथिकल गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करेगा। और इस सवाल का जवाब एक अजीम जर्मन फिलोसोफर, माय फेवरेट और एक जानलेवा फलसफी इमैनुअल कांट ने दिया। उसने एक थ्योरी ऑफ एथिक्स प्रेजेंट की जो मॉडर्न ह्यूमनिज्म की बेसिस बन गई। पहले तो उसने कहा कि कोई भी अमल, कोई भी डीड, कोई भी एक्ट तब एथिकल होगा जब उसके साथ कोई भी सेल्फिश मोटिव अटैच नहीं होगा। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। अब समझें कि आप ऑफिस से घर वापस जा रहे हैं और आपको सामने सड़क पे एक शख्स नजर आ रहा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो खूनो खून है। आपको उसके ऊपर तरस आता है, आपको हमदर्दी होती है, यू फील पिटी फॉर हिम। आप उसको फौरन उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं। अब कहने को तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और एथिकल एक्शन है, लेकिन कांट के मुताबिक इसके पीछे आपका एक सेल्फिश मोटिव है। आप ड्यूटी की बजाय
हम दर्दी की वजह से, पिटी की वजह से उसको अस्पताल लेकर आए हैं, लिहाजा आपका जो एक्शन है वो एथिकल नहीं है। अब है ना अजीबो गरीब सी बात। एक्चुअली कांट कहना ये चाहता है कि आपने कोई भी अमल, कोई भी काम करना है वो अपनी ड्यूटी समझ के करना है, उसके पीछे आपका कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। He said that our actions are moral when we approve of the universal maxims they embody. अब ये गाढ़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बहुत ही आसान मिसाल से समझा देता हूँ। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लम्हे आते हैं जब हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है और झूठ हमारे फेवर में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, आप अपने मैनेजर को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मेरी आज तबीयत खराब है। अब आप अपने इस एक्ट को जज कैसे करेंगे? कांट ये कहता है कि आप सोचें कि अगर पूरी दुनिया इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे तो क्या ये एथिकल होगा? जब आप ऐसा सोचेंगे आपको इस सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। इसी बात के हवाले से कांट ने कहा कि हमारा डीड, हमारा अमल तब अच्छा कहलाएगा जब उसका मकसद होगा यूनिवर्सल कॉमन गुड, यानी कि पूरी इंसानियत के लिए भलाई, किसी फैमिली, किसी कौम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए गुडविल। कांट ने इसे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का नाम दिया, यानी कि अनक्वेश्चनेबल कमांडमेंट्स, यानी कि इनको फॉलो करना लाजमी है। इन सब आइडियाज ने ह्यूमनिज्म की फाउंडेशन को तगड़ा किया, लेकिन इसे क्या पता था कि दूर वेटिंग इन द शैडोज खड़ा है एक अजीम और अर्थ शैटरिंग फलसफी, फ्रीडरिक नीचा, जो इन सब फाउंडेशंस को तबाहो बर्बाद कर देगा। फ्रीडरिक नीचा की बिजार लाइफ के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, वो आपने जरूर देखनी है मेरी वीडियो आर्काइव्स में जाके। ही वॉज एन उबर फिलोसोफर। उसकी जिंदगी थी तो बहुत मुश्किल, वो बीमार भी बहुत रहा, लेकिन अपनी सोच की वजह से, अपने फलसफे की वजह से उसने वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला के रख दिया। नीचा का जो फलसफा था वो नाइहिलिज्म के खिलाफ एक जंग थी। नाइहिलिज्म एक फिलॉसफी है जो कहती है कि ये सारी दुनिया, ये जिंदगी मीनिंगलेस है, इसका कोई मकसद नहीं। नीचा के मुताबिक ये जो सारी डॉक्ट्रीन्स है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ह्यूमनिज्म हो, सोशलिज्म हो, वो इंसानों की सोच की परवाज को, उसके वजूद की उड़ान को रोकती हैं। ये इंसान को सिखाते हैं कि अभी की जो जिंदगी है, जो प्रेजेंट है, उसको छोड़ो और आगे की तैयारी करो, एक ऐसा यूटोपियन वर्ल्ड जिसमें सब कुछ अच्छा होगा। नीचा को ये सब बातें बेहुदा बेकार लगती थी और उसने नाइहिलिज्म को एक्सपोज करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। उसका कहना था कि मीनिंग ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि जिंदगी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई ऐसी सुपीरियर फोर्स जो उसको कंट्रोल करती है, बल्कि जिंदगी अपना रास्ता खुद तलाश करती है, अपने आप को खुद बेहतर करती है। नीचा का मानना था कि ये दुनिया दो फोर्सेस का मजमुआ है, एक है रिएक्टिव और दूसरी है एक्टिव, और ये फोर्सेस हमेशा एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं, मच अगेंस्ट द ग्रीक आइडिया ऑफ हार्मनी। रिएक्टिव फोर्सेस इंसान की जिंदगी को डिमीन करती हैं, रियलिटी को डी वैल्यू करती हैं, और एक्टिव फोर्सेस इंसान की शख्सियत को, इंसान की खुदी को उड़ान देती हैं। नीचा ने कहा कि हमें इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना चाहिए, जिसको उसने नाम दिया विल टू पावर का। फ्रीडरिक नीचा ने पुराने सारे फलसफे को चैलेंज कर दिया और सोच का एक नया जाविया दिया, इसीलिए उसे पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकिंग का फाउंडर भी कहते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म ही वेस्टर्न थॉट की फोर्थ स्टेज है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इस अजीम फलसफी के आइडियाज को भी चैलेंज किया जाने लगा, और यहीं से स्टार्ट हुआ वेस्टर्न थॉट की फिफ्थ स्टेज का, जिसको कहते हैं कंटेम्पररी फिलॉसफी। कंटेम्पररी ह्यूमनिज्म या फिलॉसफी जो अर्थली रिलीजन्स हैं उनको रिजेक्ट करती है, लेकिन ये नीचा के उस आइडिया को भी रिजेक्ट करती है कि ओनली द रियल वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस एग्जिस्ट। कंटेम्पररी ह्यूमनिज्म के हिसाब से कुछ चीजें ट्रांसेंडेंटल भी हैं, यानी कि दे आर एक्सटर्नल एंड सुपीरियर टू आवर सेल्व्स, यानी कि हम रियलिटी को कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, उसके बारे में गुमान कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी पूरे तरीके से समझ नहीं सकते। ऐसी ही सोच को वेस्टर्न वर्ल्ड आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करता गया, इवॉल्व करता गया, इंसान को सोचने पर मजबूर करता गया, डाउट करता गया, और इसी वजह से पूरी दुनिया से आगे निकल गया। देखिए दोस्तों, इसमें जो कड़ी है ना, जो एंकर है, वो है सोच। याद रखें, सोच से बड़ा कोई हथियार नहीं है। फकीर शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच
हमसे मुख्तलिफ है। अब आते हैं दोस्तों सोक्रेटिस की कहानी पर वापस। सोक्रेटिस जो था ना, वो जो एथेंस की यूथ थी उसको सोचने पर उकसाता था। लिहाजा जो एथेंस के बड़े थे वो कहते थे कि ये हमारी यूथ को, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको करप्ट कर रहा है। जो ट्रेडिशनल या तकलीदी सोच है उसको डिस्कार्ड करके थॉट का एक नया जाविया दे रहा है। लिहाजा ही इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसको दो ऑप्शंस दिए गए, एक तो वो एग्जाइल में चला जाए, एथेंस को छोड़ के चला जाए, या फिर जहर पी ले। सोक्रेटिस ने कहा कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा, लिहाजा एग्जाइल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जहर पी लूंगा लेकिन अपनी सोच से कभी नहीं बदलूंगा। लिहाजा ही एक्सेप्टेड डेथ। एथेनियंस को लगा कि उन्होंने सोक्रेटिस के साथ साथ उसकी सोच को भी मार दिया है। लेकिन आज देखें, 2500 साल बाद भी हम लोग उस शख्स का जिक्र कर रहे हैं। ये होती है पावर ऑफ थॉट। लिहाजा दोस्तों, अपनी सोच को भी मॉडर्न प्रोग्रेसिव रखें, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ें, चीजों को कॉन्टेम्पलेट करें, चीजों को क्वेश्चन करें, डाउट करें। याद रखें, डाउट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विजडम। और इस सोच की जर्नी में बुक बडी आपका दोस्त है, आपका पार्टनर है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।